Hello, welcome to all to Dr. Sanjeev Ayur Academy, where success meet the excellence. Okay, so कल आपने देखा हमारे पास डॉक्टर संजीव ने आपको एक क्लास डेमोन्स्ट्रेशन दिया. ठीक है, उन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, है ना, कैसे अग्नि, आम, है ना, उसके बाद रस, धातु, सबका कोरिलेट करते हुए आपको केंत शीर्षीय अध्याय का जो मूल है वो आपके सामने खोल के रख दिया. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी है. टुडे माई सेल्फ डॉक्टर अक्षय कुमार, मैं आपको सुश्रुत संहिता का कुछ इतिहास पाठ जो जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और वेदोत्पत्ति अध्याय, सूत्र स्थान का पहला अध्याय आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा. ऐसे ही हमारे साथ एक और फैकल्टी है डॉक्टर विकास, वो आपको रसशास्त्र के रिलेटेड जितना भी पोर्शन है वो कवर करेंगे. ठीक है, और डॉक्टर सौरभ हमारे साथ हैं जो आपको डाउट क्लिक सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सब जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा कोर टीम है जिसके साथ हम जो है हमारा ये जर्नी को लेके चलेंगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, संहिता जब भी हम कोई पढ़ते हैं तो उसका हमको इतिहास भी पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो उसमें से भी आता है. हमारा तो टारगेट जो है वो वहां से फुलफिल होता है. ठीक है, तो देखेंगे कि सुश्रुत संहिता का आद्य उपदेष्टागर कौन है. ठीक है, किसने सबसे पहले कहा सुश्रुत के संहिता को, तो वो है आचार्य धन्वंतरी. ठीक है, धन्वंतरी आचार्य हुए जिन्होंने सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्टा हुए. ठीक है, इसीलिए हम धन्वंतरी संप्रदाय भी बोलते हैं, जो सुश्रुत संहिता से रिलेट रखते हैं, उन सबको संबंध रखते हैं, उनको बोलते हैं धन्वंतरी संप्रदाय. ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड. सबसे पहले तो आद्य उपदेष्टा कौन है. ठीक है, तो वो हो गए धन्वंतरी. फिर उनका काल क्या है. ठीक है, तो उनका काल है 2350 ईसा पूर्व. ठीक है, तो ऑप्शन में ध्यान रखना है ईसा पूर्व है कि पश्चात ऐसा करके रहता है. ठीक है, तो आपको देखना है, वो भी देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है. ठीक है, वो कंफ्यूजन करने का कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो उनका है 2350 ईसा पूर्व. ठीक है, देन सेकेंड है तंत्रकर्ता. ठीक है, इन्होंने तो उपदेश दिया, उसका केवल उपदेश किया. अब उसको तंत्र में समाहित किसने किया. ठीक है, उसको तंत्र रूप किसने दिया, वो है वृद्ध सुश्रुत. ठीक है, वृद्ध सुश्रुत ने दिया, जिनका काल है 1000 से 1500 ईसा पूर्व. ठीक है, इसी काल को उपनिषद काल भी बोलते हैं, उपनिषद काल भी बोलते हैं. ठीक है, तो तंत्रकर्ता जो हुए वृद्ध सुश्रुत हुए, जिनका काल हुआ उपनिषद काल, जो कि है 1000 से 1500 ईसा पूर्व. ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुश्रुत आचार्य कौन है. सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं तो सुश्रुत आचार्य इसके प्रथम प्रति संस्कृता हैं. ठीक है, प्रथम प्रति संस्कृता जिन्होंने इसमें जो भी कुछ कुछ ऐड किया, है ना, जो उसको संहिता का रूप, जो तंत्र का रूप दिया वो वृद्ध सुश्रुत ने दिया. फिर उसमें कुछ कुछ अपना मत जो पहली बार दिया वो दिए सुश्रुत आचार्य, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. सुश्रुत संहिता, उनका काल है दूसरी सदी, है ना, सेकेंड सेंचुरी के हैं ये. इस काल को कहा जाता है शतवाहन काल. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कभी कभी संख्यावाचक ना करके ये भी आ जाता है सतवाहन काल, उपनिषद काल, गुप्त काल, इसी में से आपको क्वेश्चन मार्क करने के लिए भी आ जाता है. ठीक है, ये हुए हमारे प्रथम संस्कृता सुश्रुत, जिनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. उसके बाद हुए द्वितीय प्रतिसंस्कृता. द्वितीय प्रतिसंस्कृता कौन है, वो है नागार्जुन, है ना. द्वितीय प्रतिसंस्कृता, उनके बाद जिन्होंने ऐड किया वो है नागार्जुन. ठीक है, ओके, और उनका काल है 5वीं सदी, और उस काल को कहा जाता है गुप्त काल, है ना, उस काल को कहा जाता है गुप्त काल. ठीक, इसके बाद एक और आचार्य हुए तृतीय प्रतिसंस्कृता के नाम से, जिनको पाठ शुद्धिकर्ता भी कहा जाता है, वो हुए चंद्रट, है ना, और उनका काल है उनसे डबल, यानी कि 10th सेंचुरी, 10वीं सदी. ठीक है, पाठ शुद्धिकर्ता या तृतीय प्रतिसंस्कृता के नाम से चंद्रट आचार्य हुए, जिनका काल है
10वीं सेंचुरी। अब ये जो अपने आप में एक एक जो हम पढ़े हैं, ये सारा का सारा एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पूछे गए हैं, बहुत सारे पीएससीज में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना इनकी रहती है। ठीक है, तो देखेंगे आद्य उपदेष्टा धन्वंतरी, जिनका काल हुआ 2350। सेकंड हुए तंत्रकर्ता हुए वृद्ध सुश्रुता, उनका काल हुआ 1000 से 1500 ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं उपनिषद काल। उसके बाद प्रथम संस्कृता वो हुए आपके सुश्रुताचार्य, दूसरी सदी काल जिसको सतवाहन काल बोलते हैं। फिर हुए आपके द्वितीय प्रतिसंस्कृता जो है नागार्जुन, उनका काल है 5वीं सदी जिसे गुप्त काल भी बोलते हैं। फिर हुए हमारे पाठ शुद्धिकर्ता या तृतीय प्रतिसंस्कृता नागार्जुन, जिनका काल है 10वीं सदी। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन बनने के संभावना रहती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि हम सुश्रुत संहिता में बाकी और क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि उसमें कितने स्थान हैं, कितने अध्याय हैं और कितने सूत्र हैं। ठीक है, तो स्थान देखेंगे तो सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प और उत्तर, तो 5 स्थान है। ठीक है, 5 स्थान है। तो क्वेश्चन आ जाता है कौन सा स्थान है अथवा नहीं है, तो इसके अंदर विमान स्थान नहीं है, जो चरक में है वो यहाँ पे विमान स्थान नहीं है। चरक में एक और स्थान है इंद्रिय स्थान, वो भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और विशेषता क्या है सुश्रुत संहिता की, वो है उत्तर तंत्र है इसके अंदर। ठीक है, बाकी तो जो चरक में है वो इसमें है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर, चिकित्सा, कल्प और उत्तर। एडिशनल क्या है, उत्तर तंत्र, जो चरक में नहीं, और चरक में 2 चीजें हैं जो इसमें नहीं है, वो है विमान और इंद्रिय। ठीक है, इसके बाद अध्याय देखेंगे तो सूत्र स्थान में 46 अध्याय हैं। ठीक है, और 2094 श्लोक है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं सूत्र स्थान में कितने हैं। ठीक है, और शारीर स्थान में कितने हैं। ठीक है, तो शारीर स्थान में है 440। सुश्रुत जो है शारीर श्रेष्ठ है ना, चरकस्तु चिकित्सते सुश्रुतु शारीर है ना, निधाने माधवे श्रेष्ठ, सूत्र स्थान हेतु वाग्भटा है ना, तो सूत्र स्थान के लिए वाग्भट श्रेष्ठ है, और शारीर के लिए सुश्रुत है, चिकित्सा के लिए चरक है, और निदान के लिए माधव है। ये सब हमको पता है। ठीक है, तो इसमें से पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है कि शारीर स्थान के सूत्र कितने। तो हमको सुश्रुत शारीर बहुत टफ लगता है, पढ़ते पढ़ते हमको लग जाता है 440 वाट का करंट। तो यानी कि क्या है ये 440 वाट का करंट, इतना नंबर ऑफ श्लोकाज उसके अंदर है, 440 इतने नंबर सूत्र इसके अंदर दिए हैं। ठीक है, तो ये मेजर पूछा जाता है, बाकी आप याद करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज सूत्र स्थान में 2094 और टोटल जो है 8300 सूत्र होते हैं। ठीक है, कि बाकी अध्याय देखते हैं। सूत्र स्थान में 14 है, निदान स्थान में 16 है ना, चिकित्सा में 40 है, कल्प में 8 है, और उत्तर तंत्र में 66 है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर पूछेंगे कि कितने अध्याय हैं तो 120 है, लेकिन कुल अध्यायों की संख्या जो है वो ये उत्तर तंत्र की गणना करके हम बताते हैं वो 186 हो जाती है। तो प्रश्न 2 प्रकार से आता है, सुश्रुत संहिता में कुल अध्याय हैं तो वो तो 120 ही हैं, लेकिन अगर कुल अध्याय करके क्वेश्चन आता है, कुल संख्या पूछती है, तो ऑप्शन में 186 भी होगा और वही उत्तर होगा। तो कुल संख्या हमको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद टोटल सूत्र है 8300 यानी 8300 सूत्र है। ठीक है, इसके अलावा निदान स्थान में 528, चिकित्सा स्थान में 2032 और कल्प स्थान में 555 है ना, और उत्तर तंत्र में हमारा 2651 सूत्र है। ठीक है, अगर आपसे बाकी होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो आपको कुल याद रखना है, 440 वोल्ट का शारीर स्थान का झटका याद रखना है, और सूत्र स्थान में 2094 होते हैं। ये तो आपको बेयर मिनिमम है जो याद रखना ही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हमने देखा था सुश्रुताचार्य का काल था दूसरी सदी ना, और जो हमारा नागार्जुन थे उनका था हमारा जो है 5वीं सदी, और चंद्रट जो थे उनका था 10वीं सदी। तो वर्तमान की जो हमारी संहिता है, वर्तमान कालीन जो सुश्रुत संहिता है, वो हमारी जो है 10वीं सदी की, यानी कि जो चंद्रट के काल वाली जो है वो ही है ना, चंद्रट के काल वाली जो है वही है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ रखा है इसे, वर्तमान कालीन सुश्रुत संहिता जो है उसका काल क्या है, तो वो है 10वीं सदी। ठीक है, इसके अलावा चरक
कोक तो विमान नहीं है जिसकी हमने बात की, इंद्रिय नहीं है जिसकी हमने बात की, और एक सिद्धि स्थान भी नहीं है। ठीक है, उत्तर तंत्र स्पेशलिटी है जो कि नागार्जुन आचार्य ने इसकी गणना की है, जिनका काल है 5वीं सदी। ठीक है, तो ये इस यहां तक जो है सारा का सारा एक एक वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। ठीक, इसके बाद आचार्य धन्वंतरी का परिचय आता है इसमें। तो कुल जो हुए हैं इतिहास में 3 धन्वंतरी हुए हैं, जिनमें से 2 का संबंध जो है आयुर्वेद से है, एक का आयुर्वेद से नहीं है। तो उसके लिए आया है धनु शल्यम तस्यांता पराम ऐति गच्छति धन्वंतरी, है ना, जिनका संबंध शल्य शास्त्र से है। ठीक है, तो प्रथम धन्वंतरी हुए, उनके बाद काष्टपा, फिर धन्व, और उसके बाद धन्वंतरी हुए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको ऐसे आ जाता है, एरो एरो मार्क्स लग के आ जाता है ऐसा। इसके बाद ये, और इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर देते, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द सीक्वेंस। ठीक है, तो ये प्रथम धन्वंतरी का है। द्वितीय धन्वंतरी के लिए क्या हुए, पहले दिवोदास, उसके बाद केतुमान, केतुमान के शिष्य भीमरथ, भीमरथ के दिवोदास धन्वंतरी। ये जो धन्वंतरी हैं इन्होंने ही पूरा वाराणसी नगर जो है उनका स्थापना की थी। ठीक, और इनके धन्वंतरी के फिर थे 7 शिष्य। कितने शिष्य थे ये भी प्रश्न आ जाता है, तो 7 शिष्य उनके थे। ठीक है, अब उनका नाम भी आ जाता है, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये धन्वंतरी के शिष्य थे या अथवा नहीं थे, या निम्न में से कौन सा धन्वंतरी के शिष्य हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम है औषधनेव, औरभ, वैतरण, करवीर्य, पौष कलावत, गोपुरक्षित और स्वयं सुश्रुताचार्य। ठीक है, अब ये कैसे याद होंगे सर, ये तो आपने बता दिए, इसमें क्वेश्चन भी आएगा, ये तो बड़े आज के जमाने के हिसाब से नाम तो लग नहीं रहे। ठीक है, तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया है। क्या है ट्रिक, अभी हम पीजी की तैयारी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही ट्रिक है। ठीक है, आओ आओ वी, है ना, करें पी जी स्टार्ट। चलो आओ हम लोग करते हैं पीजी की तैयारी, है ना। तो आओ आओ वी करें पीजी स्टार्ट। ठीक है, आ से औषधनेव, औरव, वैतरण, करवीर, पौष कलावत, गोपुरक्षित और सुश्रुताचार्य स्वयं। तो अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, और कोई 4 ऑप्शन इसमें से होंगे, किसी एक को हटा के यहाँ पे कुछ और का नाम डाल देंगे और पूछेंगे निम्न में से कौन सा सुश्रुताचार्य का शिष्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न इसमें से बनता है। फिर सुश्रुत के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो सुश्रुताचार्य क्या थे, विश्वामित्र के पुत्र थे, है ना, विश्वामित्र के पुत्र थे, और वो ही प्रथम प्रतिसंस्कृता हैं, ये हमने पढ़ लिया। नागार्जुन जो है वो द्वितीय प्रतिसंस्कृता है, और इन्होंने एक और रचना की है, वो है, उसका नाम है उपांग हृदय। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि उपांग हृदय के रचयिता कौन है, तो सही उत्तर है नागार्जुन। ठीक है, इसके बाद है कि सुश्रुत संहिता पर कुछ टीकाएं भी लिखी गई हैं। ठीक है, तो वो टीकाएं क्या है, उन टीकाकार का नाम क्या है, उसकी टीका का नाम क्या है, और उनका काल क्या है, ये भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक है, वो भी देखते हैं। तो एक टीकाकार हुए जिनका नाम है जेज्जट, है ना, जेज्जट। तो ये किसके टीकाकार है, भर्तृहरि के, इन्होंने भर्तृहरि पे टीका की है, और उनका काल है 9वीं सदी, 9th सेंचुरी, है ना। अभी इसको मैं जेजेट तो मैं याद रख लेता हूं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही आएगा, टीकाकार हैं करके पूछेंगे। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका काल क्या है, जेजेट का काल क्या है। अभी मैं कितना काल याद रखूंगा, तो उसके लिए क्या याद रखा है मैंने जेजेट से, मैंने जेजेट का नाम रखा है याद करके कि वो बहुत जटा वाले हैं, है ना, जेजेट से जटा बना दिया है। ठीक है, ट्रिक याद करने के लिए जटा है, और उनको काटने के लिए बोलते हैं कि अपनी जटाएं काट लो, जटा बोलते हैं हमारा हेयर्स को, बाल को, है ना, उनको बोलते हैं जटा काट ले, तो कहते हैं नो नो, मैं जटा नहीं काटूंगा, नो, दैट मीन्स उनका काल है 9वीं सेंचुरी, 9th सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद है माधवाचार्य हुए।
माधवाचार्य ने क्या किया है, उन्होंने सुश्रुत श्लोक वर्तिका और प्रश्न सहस्त्र विधान पे जो है टीका लिखी। उनकी टीका का नाम है सुश्रुत श्लोक वर्तिका और प्रश्न सहस्त्र विधान। ठीक है, अभी हमको पता है माधवाचार्य किसमें श्रेष्ठ है भाई, निदान। अभी तो बात किया निदान में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो उनको बोला गया अरे भाई सुश्रुत का निदान है, चरक का निदान पढ़ा है, तो तुम क्यों और दूसरा निदान पढ़ रहे हो। वो बोले नो, मैं अपना ही पढ़ूंगा। नो, उन्होंने भी बोला नो, उनका काल है 9वीं सदी। ये सब स्टोरी में क्यों बोल रहा हूं आपको, ताकि आपको रिलेट हो। आप जब हमें कोई चीज याद नहीं होती ना, तो हमें उसको किसी चीज से लिंक कर देना चाहिए, ताकि वो एक मेमोरी में हमारे लॉन्ग टर्म तक पड़ा रहे। ठीक है, जब हम कुछ याद नहीं कर पाते तो हमको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। अब ये काल जो ऐसी चीज है, टाइम ड्यूरेशन, जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो ये काल वाला जो पोर्शन है ना, ये हमको बड़ा कंफ्यूज करता है, तो इसीलिए इसको हम स्टोरी से जोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो उनका काल है, माधव ने बोला नो, मैं अपना ही निदान पढ़ूंगा और किसी का निदान नहीं पढ़ूंगा, नो। तो उनका काल है 9वीं सदी। जेजट आचार्य की जटाएं बड़ी हो गई, कोई बोल रहा है काट लो भाई बहुत बड़ी हो, कह रहे नो, मेरा उनका काल हुआ 9th सेंचुरी। ठीक है, जेजट ने लिखा है बृहत्रयी के टीकाकार है, और माधव जो है सुश्रुत श्लोक वर्तिका और प्रश्न सहस्त्र विधान। ठीक है, इसके बाद एक और आचार्य हुए गयादास, है ना, गयादास। ठीक है, और ये हैं, इनको चंद्रिकाकार भी कहा जाता है ना, चंद्रिकाकार भी कहा जाता है। क्यों, इन्होंने एक से एक चंद्रिका लिखी है, एक से एक चंद्रिका लिखी है। ठीक है, इन्होंने लिखी है एक से एक चंद्रिका। क्या है उसका मतलब, एक से एक चंद्रिका, यानी कि एक से एक चंद्रिका। तो इनका काल है 11वीं सदी, है ना, 11th सेंचुरी है इनका काल। ठीक है, और इन्हीं को चंद्रिकाकार भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता रहता है कि चंद्रिकाकार कौन है, भाई गयादास है ना, चंद्रिकाकार जो है गयादास है। ठीक है, ओके, तो इन्होंने लिखी है न्याय चंद्रिका और पंजिका और बृहत पंजिका। ठीक है, न्याय चंद्रिका और बृहत पंजिका और चंद्रिका पंजिका जो है इन्होंने लिखी है। किस पे लिखी है, ये भी प्रश्न आता है, केवल निदान स्थान पर लिखी है। उनका काल है एक से एक चंद्रिका लिखने से इनका काल हुआ 11 सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद हुए चक्रपाणी, है ना, चक्रपाणी टीका तो बहुत फेमस है, हमें पता है। जब भी हमसे किसी से वाद विवाद होता है, चक्रपाणी के एक से एक श्लोक हम बोल देते हैं, एक से एक श्लोक हम बोल देते हैं उसके, चक्रपाणी के सबको याद रह जाते हैं वो तो, है ना। आयुर्वेद में तर्क वितर्क करना है तो चक्रपाणी तो एक से एक आपको उसके तक्र ये देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने लिखी है भानुमति या तत्पर्यतिका, जो सूत्र स्थान पर है, और इनका काल भी 11वीं सेंचुरी है। ठीक है, इसके बाद आए भास्कर। भास्कर का मतलब होता है सूर्य 12 बजे जो है पूरा सर पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो इनका काल है 12वीं सदी। इन्होंने लघु पंजिका लिखी है। उसके बाद आचार्य हुए डल्लड़ आचार्य ने निबंध संग्रह लिखा है, उनका काल भी 12वीं सेंचुरी है। और एक हुए हराण चंद्र, ठीक है, और इनका काल है 20वीं सेंचुरी। इन्होंने सुश्रुतार्थ संदीपन जो है वो टीका लिखी है। ठीक है, तो ये एक टेबल जो है ये आपको पूरा का पूरा समझ लीजिए एमसीक्यूज है, इसमें से कोई भी पॉइंट उठा करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आपको आज ही याद हो गई। ठीक है, अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए अब आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तो कुछ टीकाएं हुई, कुछ हिंदी टीकाएं हुई, कुछ इसके अलावा और टीकाएं भी हैं, जैसे कि संस्कृत टीका। तो कुल 17 संस्कृत टीकाएं लिखी गई हैं, 17। इसी क्वेश्चन से है मुझको खतरा, क्योंकि संस्कृत में टीकाएं हैं 17। ओके, रिलेट कर लीजिए, ये संख्या अपने दिमाग में बता लीजिए कि 17 संस्कृत टीकाएं होती है। ठीक है, कुछ हिंदी टीकाएं भी है जिन पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि भास्कर गोविंद घाणेकर। ठीक है, ये आयुर्वेद रहस्य दीपिका लिखी इन्होंने, और सूत्र स्थान और निदान स्थान पर भी लिखी, उसके बाद नहीं लिखी। ठीक, और अभी अंबिका दत्त शास्त्री जो बुक मैक्सिमम बच्चे प्रेफर करते हैं, वह त्रिदेव अलंकार, उन्होंने भी एक लिखी जिसका नाम है आयुर्वेद तत्व संदीपिका। ओके, तो ये हुआ सुश्रुत संहिता पे हमारा बेसिक। इसके बाद जो है सुश्रुत आचार्य हुए,
क्या चरक आचार्य हुए या वाग्भटाचार्य, उन्होंने आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया है, ठीक है, वो हमको पता है। सुश्रुताचार्य ने भी किया है, काश्यप ने भी किया है, वाग्भटाचार्य ने भी किया है। उसका नाम है, वाग्भटाचार्य ने बोला है, काया बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा और वृषाण। ये तो हम फर्स्ट ईयर से याद करके आ रहे हैं, तो हमको याद है सर, इसको तो मत बताओ हमको, ये हमको याद है, आगे की बात करो। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, चरकाचार्य ने भी वही बोला, काया शालक्य शल्य, उन्होंने बोला कि विषगर वैदिक प्रशमनम, की अगत तंत्र को बोला। ठीक है, विषगर वैदिक प्रशमनम। उसके बाद भूत विद्या, कुमार विद्या, रसायन और बाजीकरण। ठीक है, काश्यप ने बोला बाल काय शल्य शालक्य विष तंत्र अगध तंत्र अवभूत तंत्र और रसायन तंत्र। अब ये देखो, इन्होंने विष तंत्र भी कहा और भूत तंत्र भी कहा और अगध तंत्र भी कहा। ठीक है, फिर ये इन्होंने विशेष कुछ बोल दिया। फिर सुश्रुताचार्य, उन्होंने बोला शल्य शालक्य काय भूत कौमार भृत्य अगध रसायन और बाजीकरण। ठीक है, ये सब क्या है सर, इसमें से कैसे क्वेश्चन आएगा? इसमें से क्वेश्चन आएगा सुश्रुताचार्य ने काय चिकित्सा को कौन सा स्थान दिया है। अरे कैसे याद रखेंगे, सुश्रुत ने तो काय को तीसरा स्थान दिया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इसलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चरकाचार्य ने शल्य को कौन सा स्थान दिया है, उन्होंने भी तीसरा स्थान दिया। जब सुश्रुताचार्य उनके काय चिकित्सा को तीसरे पे ले गए तो चरकाचार्य भी ले गए। ठीक है, चरकाचार्य क्या है, काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, तो उन्होंने काय को फर्स्ट बोल दिया। सुश्रुताचार्य जो है शल्य प्रधान तंत्र है, उन्होंने शल्य को फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, शालक्य को सबने दूसरे नंबर पे रख दिया दोनों ने। ठीक, काश्यपाचार्य क्या है, वो बाल प्रधान है, तो उन्होंने पहले नंबर पे बाल तंत्र को रख दिया, फिर काय की बात की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता रहता है कि काश्यप के अनुसार शल्य है तीसरे नंबर पे, है ना, चरक के अनुसार है तीसरे पे, सुश्रुत के अनुसार है फर्स्ट पे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। विशेषता क्या है, चरक ने विषगर वैदिक प्रशमनम बोला है, सुश्रुत ने अगध तंत्र बोला है, वाग्भट ने बोला दृष्टा, और कौटिल्य अर्थशास्त्र में उसका नाम है जांगुली। ठीक है, काश्यप भी फर्स्ट बोलते हैं, हारित भी जो है कौमार भृत्य को प्रथम स्थान देते हैं। ठीक है, जबकि चरकाचार्य कौमार भृत्य को 6 नंबर दे रहे हैं और सुश्रुत जो है 5 नंबर पे कह रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसमें से प्रश्न आता है। ठीक है, वाजीकरण का वर्णन नहीं किया है और विष को अगध को अलग अलग माना है। किसने, काश्यपाचार्य ने। विष भी अलग माना, अगध भी माना है, रसायन है लेकिन वाजीकरण नहीं है। और काश्यपाचार्य बच्चों के हैं, तो उन्होंने बोला रसायन तक तो ठीक है, वाजीकरण का बच्चों में क्या काम, तो उसको ना माना और उसकी जगह उन्होंने क्या किया, विष तंत्र और अगध तंत्र को एक ना बोल के अलग अलग हिस्सों में बोल दिया। और भूत तंत्र की भी माना, भूत तंत्र और भूत विद्या की बात जो है सभी जगह हुई है, भूत विद्या भूत तंत्र भूत विद्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अष्टांग आयुर्वेद का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें से क्वेश्चन बनता रहता है कि किस आचार्य ने किसकी सीक्वेंस को कहां पर रखा है। ठीक, यहां से हमारा सुश्रुत संहिता फर्स्ट चैप्टर वेदोत्पत्ति अध्याय स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसका प्रथम श्लोक है अथातो वेदोत्पत्तिम अध्याय व्याख्या स्माहा। ओके, तो अब इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, पूछते हैं कि इसके अंदर कितने पद हैं भाई, तो इसके अंदर जो है 8 पद हैं। 8 पद हैं। देखो कैसे, ये अतो वेद उत्पत्ति अध्यायम वि आख्यास्मा, तो ये टोटल मिला करके 8 हो जाते हैं। अथातो वेदोत्पत्ति अध्याय व्याख्यास्मा। हमको क्या याद रखना है, बस क्वेश्चन आएगा कितने मंगलवाचक पद हैं, तो भाई इसके अंदर 8 मंगलवाचक पद हैं। ठीक है, और इसमें से जो वेद शब्द है ना, वेदोत्पत्ति, उस वेद का मीनिंग है आयुर्वेद, उस वेद का अर्थ है आयुर्वेद। ठीक है, तो सुश्रुत अनुसार जो ये आयुर्वेद है ये किसका उपांग है, अथर्ववेद का उपांग है। सुश्रुत कह रहे हैं कि अथर्ववेद का उपांग है, इसमें 8 अंग होते हैं। 8 अंग हमने पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
जबकि चरक और हस्त आयुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना है, किंतु व्यासकृत चक्रव्यूह और शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथों में इसको ऋग्वेद का उपवेद माना है। ठीक है, सुश्रुत अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, चरक ने भी और हस्त आयुर्वेद ने भी आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना, किंतु व्यासकृत जो व्यासाचार्य ने लिखा चरणव्यूह और शंकरोक्त आयुर्वेद जो ग्रंथ है उनमें इसको बोला गया कि ये ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद धन्वंतरी आचार्य के कितने शिष्य थे उनका वर्णन है इसमें। तो उसमें इसमें है कि उनका 7 शिष्य थे, उनका नाम तो अभी अभी हमने देख लिया। क्या कौन कौन से थे वो? उनका नाम था औषधनेव, औरभ, वैत्रण, करवीर्य, पौषकलावत, गोपुरक्षित और सुश्रुत, है ना। अभी अभी ट्रिक किया था, आओ आओ वी करे पीजी स्टार्ट। ठीक है, इसी से रिलेटेड याद करते हुए चलते हैं। चरकाचार्य के यानी कि पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे और एक भाव प्रकाश आचार्य हुए उनके 100 शिष्य थे। 100 जो है उनके शिष्य हुए हैं। ठीक है, फिर अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन है यहाँ पे। शल्य, शालक्य, काया, भूत, कौमार, अगध, रसायन, वाजीकरण, तंत्रम इति। इसके बाद एक एक की वहां पर डेफिनेशन बताई गई है। तो ये जो है स्पेशलिटी है हमारी सुश्रुत संहिता की। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। शल्य की परिभाषा बता रहे हैं, बोल रहे हैं शल्य तंत्र की परिभाषा क्या है। तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पूया स्राव दुष्ट वर्ण अंतर्गर्भ शल्योदरणात् यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिदान वर्ण विनिश्चयार्थ। तो ये जो है शल्य की परिभाषा बताई इसमें। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, लेकिन रेफरेंस अगर एक आ गया तो आपको पूछेंगे कौन से चैप्टर का है। सुश्रुत सूत्रस्थान प्रथम चैप्टर का 9th नंबर श्लोक है। ठीक है, उसके बाद अगले जितने भी हैं वो सब एक एक सीक्वेंस बढ़ाते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है शालक्य। शालक्य के लिए बोल रहे हैं शालक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन ग्रहण आश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शालक्य तंत्र प्राणिधानार्थश्च। ठीक है, उसके बाद काय चिकित्सा की डेफिनेशन है। काय चिकित्सा नाम सर्वांग आश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ प्रमेय अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। भूत विद्या की परिभाषा। भूत विद्या नाम देव असुर गंधर्व यक्ष रक्ष पित्ता पिशाच नाग ग्रह अद्य उपशिष्टम चेतसाम शांति कर्म बलि हरण आदि ग्रह उपशमनार्थम। ठीक है, तो ये भूत विद्या की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद कुमार भत्य। कुमार भत्य की में बोले कुमार भत्य नाम कुमार भरणम धात्री शीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानामश्च व्याधि नाम उपशमनार्थम कुमार भत्य। ठीक है, नेक्स्ट है अगध तंत्र। अगध तंत्र के लिए बोल रहे हैं अगध तंत्र सर्प कीट लूता मूषिका आदि दष्ट विषय अंजनार्थ विविधा विषय संयोग उपशमनार्थश्च। इसके बाद उन्होंने रसायन की परिभाषा दी। रसायन तंत्र नाम वयस्थापनम आयुर्वेद वयस्थापनम आयुमेध बलकर रोग अपहरण समर्थश्च। ठीक है, देन है वाजीकरण। वाजीकरण के लिए बोल रहे हैं वाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेत साम अप्यानन प्रसादन उपचय जनन निमित्तम प्राहर्ष जननार्थश्च वाजीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अष्टांग का डिस्क्रिप्शन करके उनकी परिभाषा भी दी। उसके बाद आयुर्वेद का प्रयोजन बता रहे हैं, क्यों इसकी आयुर्वेद की हम जो है क्यों उसका मोटिव क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों रचना हो रही है, क्यों उसको प्रयोग करना है, बता रहे हैं। यह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम, ये है क्या है, व्याधि उपशिष्ट नाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। ठीक है, चरकाचार्य ने भी ऐसा ही बोला है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, तो स्वस्थ की रक्षा के बारे में जो है
चरक पहले बोल रहे हैं, चरक पहले बोल रहे हैं। कैसे याद रहेगा? तो श्लोक आएगा लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या आएगा, श्लोक आएगा, पूछेंगे किसका रेफरेंस है, चरक का के सूत्र का। श्लोक आपको याद नहीं करना, लेकिन समझना तो है कि कौन सा वाला किसका है। तो जो स्वास्थ्य की बात हो रही है वो पूरा लास्ट में की है, पहले व्याधि की बात की है। किसने? सुश्रुत ने, ठीक ना। दूसरे नंबर पे स्वस्थ की बात की है। अभी हम जब याद करते हैं कोई भी ट्रिक, चरक ने क्या बोला, सुश्रुत ने क्या बोला, वाग्भट ने क्या बोला, ऐसे ही याद करते हैं ना। तो चरक पहले नंबर के आचार्य, सुश्रुत दूसरे और वाग्भट तीसरे, ऐसे ही बोलते हैं हम, है ना। जो हमारा व्रत रही है ऐसे ही सीक्वेंस रखते हैं। तो स्वस्थ की बात करनी है सबसे पहले तो, है ना। तो स्वस्थ की बात चरक ने पहले नंबर पे की है। तो जो श्लोक में जो स्वस्थ जहां पहले है वो चरक का है, और स्वस्थ की दूसरे नंबर पे बात किसने की है, सुश्रुत ने की है। तो ये वाला श्लोक जो है सुश्रुत का, आपको पहचानने की परीक्षा में आएगा, पहचानने के लिए कि कौन सा वाला किसका है, ठीक है। ऐसे ही चाहे आप व्याधि से याद करेंगे, लेकिन ट्रिक उल्टा हो जाएगा, व्याधि से याद करेंगे तो पहले नंबर पे चरक आ जाएगा, नहीं, आपको हमेशा स्वस्थ से याद करना है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने आयुर्वेद की निरुक्ति बताई, ठीक है। आयुर्वेद की निरुक्ति के बाद आयुर्वेद अस्मिन अनेन, ये टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो आयुर्वेद की निरुक्ति बताई, उसके बाद शल्य तंत्र क्यों प्रधान है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो शल्य तंत्र के लिए बोल रहे हैं कि अष्टास्वापी च आयुर्वेद तंत्र वेद आधिव काभिमतम आशु क्रिया करणार्थ यंत्र शस्त्र क्षार प्राणिधान और सर्वतंत्र सामान्याश्च। तो ये जो है जल्दी काम करने वाला होता है, यंत्र शस्त्र क्षार और अग्नि इसके अंदर प्रधानली यूज होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली, और सर्वतंत्र सामान्य, ठीक है। तो इसका वर्णन सभी तंत्रों में थोड़ा थोड़ा सभी जगह पे मिलेगा, इसलिए जो है ये शल्य जो है तंत्र प्रधान है, ऐसा बता रहे हैं। अगले श्लोक में बोल रहे हैं ये शाश्वत है, पुण्य है, और स्वर्गम यशस्यम आयुष्य देने वाला, और वृत्ति करोति च, है ना, जो है वृत्ति यानी कि जो जीविका जो कमाकर अर्जन भी दे सके, इस प्रकार का ये शास्त्र है, और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने 4 प्रमाण को माना है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोदेश और उपमान, जबकि युक्ति जो है वो चरक का है, ठीक है। उपमान प्रमाण जो सुश्रुताचार्य ने माना है, संख्या दोनों की 4 ही है, ठीक है। इसके बाद वो बताते हैं आयुर्वेद अवतरण के बारे में। तो ब्रह्मा स्मृता आयुर्वेदा, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, फिर उनसे पास होना हुआ दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति से अश्वनी द्वय से इंद्र से आया धन्वंतरी जी के पास, और फिर उन्होंने कहा अहम ही धन्वंतरी आदि देवो, मैं ही हूँ धन्वंतरी जो जरा रुजा मृत्यु हरो मरणाम शल्याङ्ग अंगेर पर उपरपरेतम प्राप्तो अस्मि गया भुआ इहोप दे दुष्टम, ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का ही 29 नंबर श्लोक है। इसके बाद पुरुष के बारे में बता रहे हैं, पुरुष क्या है, ठीक है। तो अस्मिन शास्त्रे पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते, ये श्लोक लिख के आ जाएगा, ये भी रेफरेंस के लिए आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं इसके अंदर क्या है, खा आदि चेतना षष्ठ धातुआ पुरुष मता। तो ये षड धातुज पुरुष की बात कर रहे हैं, षड धातुज। कौन से पुरुष की गणना की है सुश्रुत ने? षड धातुज पुरुष की, ठीक है। इसके बाद लोक भेद से 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है लोके ही द्विदे स्थावर जांगम, और या फिर आग्नेय और सौम्य। फिर व्याधि की परिभाषा बता रहे हैं, व्याधि के लिए बोल रहे हैं तथा दुख संयोगा व्याधि उच्यते, है ना, दुख संयोगा व्याधि उच्यते, ठीक है। और उसके आश्रय क्या है? शरीर और मन जो है उसके आश्रय, ठीक। फिर व्याधि के भेद बता रहे हैं कि व्याधि कितने प्रकार से होती है, 4 प्रकार से, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, आगंतुज व्याधि और स्वाभाविक व्याधि, ठीक है। तो स्वाभाविक व्याधि का वर्णन इन्होंने किया, साथ में चरकाचार्य ने भी किया, साथ में वाग्भटाचार्य ने भी किया। क्या है वो? स्वाभाविकस्तु क्षुत पिपासा जरा मृत्यु निद्रा प्रकृतये। तो ये जो है 5 प्रकार के स्वाभाविक व्याधि को बता रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है चरक ने कितने माने? चरक ने तो 2 ही माने, जरा और मृत्यु। सुश्रुताचार्य ने फिर 5 बताए, वाग्भटाचार्य ने सुश्रुत से 1 कम बताया है। उन्होंने निद्रा को नहीं माना और 4
बताएं। क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु। ठीक है, तो ये जो है स्वाभाविक व्याधि है। तो हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, संख्यावाचक आएगा कि चरक ने कितना माना है, सुश्रुत ने कितना माना है, वाग्भट ने कितना माना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है निग्रह हेतु। निग्रह हेतु क्या है, तो निग्रह हेतु के लिए बोला है संशोधनम, संशमनम, आहार, आचार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। संशोधन कर दो, शमन कर दो, आहार, आचार, समवाय प्रयुक्ता निग्रह हेत्वा। क्वेश्चन आता है निग्रह हेतु कितने होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और रेफरेंस है, प्राणी नाम पुनर्मूलम आहारो बलवर्ण ओजश्च। तो बोल रहे हैं प्राणियों का जो बल है, प्राणियों के जो बल है वो क्या है, आहार। किसके लिए आधार है वो, उनके बल, वर्ण और ओज के का जो कारण है, जो मूल है वो क्या है, आहार। आहार से ही आहार रस, फिर उसके बाद अलग अलग धातु, और उसी के बाद बल, वर्ण और ओज जो है उनको मिलते हैं। ठीक, इसके बाद औषध का डिस्क्रिप्शन किया है। औषध के बारे में बताया, वो 2 प्रकार की होती हैं। कैसे, रसा पुनर्द्रव्य आश्रहा, द्रव्याणि पुनर्औषधा। 2 प्रकार के भेद हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर के लिए बोल रहे हैं स्थावरस चतुर्विधा, स्थावर के 4 भेद हैं, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषध। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होके आता है एग्जाम्पल के साथ। वनस्पति क्या है, ये श्लोक लिखा हुआ आ जाएगा आपको, और पूछेंगे कि भैया ये किसके लिए श्लोक है, आ पुष्प फलोवंता डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो दैट इज वनस्पत्य, है ना। वनस्पत्य, एक्चुअली वनस्पति नहीं है, वनस्पत्य। देन वृक्ष के लिए, वनस्पति मतलब जिसके अंदर आ पुष्प, फूल ना आता हो, डायरेक्ट फल लगता हो। फिर वृक्ष, वृक्ष के लिए लिखा है पुष्प फलवंतो वृक्ष, जिसमें पुष्प और फल दोनों आते हो। ठीक है, फिर है विरुद्ध, विरुद्ध के लिए आया है प्रतानवती स्तंभि नवश्च विरुद्ध, एग्जाम्पल है उसका गुरुचि। ठीक है, औषध, औषध के लिए लिखा है फल पाक निष्ठा औषधिते इति, यानी कि जिसके अंदर जो है फल जो है वो पाक हो जाए, कि वो औषध हो जाए, इसमें पाक होते ही जो है फल जो है औषध में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जैसे कि गोधूम पकते ही वो औषध बन जाता है। इसके बाद जांगम, जांगम के भी 4 भेद हैं। ठीक है, क्या है, जरा, आयुज, अंडा, स्वेद और ओदबीज। इनको बोलते हैं जांगम के 4 भेद को चतुर्विध भूतग्राम, चतुर्विध भूतग्राम, चतुर्विध भूतग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो चतुर्विध भूतग्राम का वर्णन किसने किया है, ऐसा भी प्रश्न आता है, तो सुश्रुताचार्य ने। और किनको बोलते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और औदबीज, इन सबको चतुर्विध भूतग्राम बोलते हैं। अब जरायुज क्या है, ये क्वेश्चन आ जाएगा लिखा हुआ श्लोक का, और पूछेंगे भाई किसके लिए कहा गया है, पशु, मनुष्य, ब्याल आदयो जरायुजा, है ना। अंडज के लिए खग, सर्प, सर्पी प्रभृत्यो अंडज। स्वेदज के लिए कृमि, कीट, पिपलिका प्रभृत्यो स्वेदज। औदबीज के लिए इंद्रगोप, मंडूका प्रभृत्य औदबीज। ठीक है, इसके बाद है चतुर्विध वर्ग। तो स्थावर में 8 प्रयोज्य अंग है ना। कौन कौन से, त्वग, पत्र, पुष्प, मूल, फल, कंद, निर्यास और स्वरस। ठीक, और स्थावर के 8 और जांगम के 19, ये जो है चारकाचार्य ने बताए। औदबीज के प्रयोज्य अंग और जांगम के प्रयोज्य अंग चारकाचार्य ने 18 और 19 बताए, जबकि स्थावर के 8 प्रयोज्य अंग सुश्रुताचार्य ने बताए। ठीक है, जांगम में क्या प्रयोग करते हैं, चर्म, नख, रोम, जांगम का उनके नख, चर्म, उनके बाल, ये सब यूज करते हैं। पार्थिव द्रव्यों में स्वर्ण, रजत, ताम्र, मणि, मुक्ता, मनाशिला और कृतकापाल्य, ये जो है मृत्तिका, ये जो है यहाँ पे यूज होता है। कालकृत औषधि क्या है, कालकृत औषधि चिकित्सा की हित दृष्टि से कुछ कालकृत विशेषता है, जैसे वायु का अति संचार, वायु रहित प्रदेश, धूप, छाया, चांदनी रात, अंधेरा, शीत, उष्ण,
वर्षा, दिन रात, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, संवत्सर, ये सब जो है काल के कृत औषधि है। इसके बाद क्वेश्चन आता है बीज चतुष्टय। बीज चतुष्टय क्या है भाई? पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल, इनको बीज चतुष्टय का है। फिर एक एक के बारे में बताया। पुरुष क्या है? पुरुष के लिए बोल रहे हैं पुरुष ग्रहणाद तत्संभव द्रव्य समूह है। व्याधि क्या है? व्याधि ग्रहणात वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता है ना। पुरुष जो है जो द्रव्य का समूह है ना, जो मूर्त द्रव्य का समूह है उसे पुरुष कह रहे हैं। व्याधि क्या है? वात पित्त कफ रक्त इनके सन्निपात से जो विषमता हो रही है उसको व्याधि कह रहे हैं। औषधि क्या है? औषधि द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक नाम देशा। तो जिसके अंदर जो द्रव्य से, रस से, गुण से, वीर्य से, विपाक से कर्म करती है वो औषधि है। उसके बाद क्रियाकाल। क्रियाकाल बता रहे हैं। क्रियाकाल क्या है? क्रिया ग्रहणाद छेदनादि स्नेहनादि च कर्माणि व्याख्यातानि काल ग्रहणात सर्व क्रियाकालनम आदेश। तो जहाँ जिसमें हम छेदन आदि कर्म या स्नेहन स्वेदन आदि कर्म जो करते हैं जिस काल क्रिया में, वो क्रिया है, ये सब क्रिया है। काल क्या है? जो काल ग्रहणात सर्व क्रिया कालम आदेश, जो इन सबको करने का समय है उसको काल। और क्रिया कौन कौन सी? छेदन भेदन लेखन वेदन आदि क्रिया और स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आदि क्रिया जो है उसको बोल रहे हैं। ठीक। इसके बाद वो मानस रोग की चिकित्सा बता रहे हैं है ना। मानस रोग की चिकित्सा बोलते हैं मनसा नाम तो शब्द आदि रिष्टो वर्गा सुखावहा। तो इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है मानस रोग की चिकित्सा किससे करनी है? शब्द आदि अरिष्टो वर्ग से करनी है। ठीक है। और ये सब क्या है? सुखदायक शब्द आदि वर्ग से ठीक करनी है। ठीक। तो इसमें उन्होंने सभी प्रकार की औषध, सभी प्रकार के रोग है ना, उन सब का जो है बहुत संक्षेप में वर्णन कर दिया। उसके बाद इन सबको डिटेल्स में हम आगे आगे संहिता में पढ़ेंगे। उसकी रूपरेखा यहाँ पे तैयार कर दी। ठीक है। मानस रोग की चिकित्सा के लिए चरक आचार्य भी बोले हैं। क्या बोले हैं? मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी मानसम प्रति भेषज्यम त्रिवर्ग श्यानवेक्षणम धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोऔषधम परम। ये वाला रेफरेंस जो है चरक का है। ये रेफरेंस का क्वेश्चन आपको आ जाता है जो इसी से मिलता है। ठीक है। तो सुश्रुत आचार्य ने यहाँ पे भूमिका बना दी है संहिता की। इसके बाद आगे वो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।